एक हरा-भरा सपनों का कैप्सूल ड्राइवर के खांचे में जम गया। कैप्सूल के वापस आने से मेरा पहला आत्मा कौशल भी होश में आ गया। मानसिक जांच, मानसिक साझाकरण, मानसिक हस्तक्षेप, आत्मा का प्रहार। मैंने भौहें सिकोड़ी। हस्तक्षेप और प्रहार का कार्य एक ही जैसा था। यह तो जगह की बर्बादी थी। तियानमेंग, मैं मानसिक हस्तक्षेप को सिमुलेशन में बदलना चाहता हूं। तियानमेंग थोड़ा चौंक गया। तुरंत करो। आत्मा कौशल अभी तक पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ था, इसलिए यह जल्दी ही सिमुलेशन में बदल गया। उसने मुझे यह भी बताया कि उसकी अधिकांश मूल ऊर्जा अवचेतन के सागर में बिखरी हुई है, जो भविष्य में मेरे आत्मा चक्र के वर्षों को लगातार बढ़ाने में मदद करेगी। यहां तक कि उसने मुझे एक खाली, बिना किसी विशेषता वाली आत्मा भी दी। मैंने मुस्कुराते हुए सम्राट की बेल्ट निकाली। जैसे ही सुनहरी शाही आभा बाहर आई, तियानमेंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। मैंने कब कहा था कि मेरे पास केवल एक ही आत्मा है? अवचेतन का सागर कुछ पलों के लिए शांत हो गया। तियानमेंग ने ठंडी सांस ली। अच्छे बच्चे, मुझे अब और भी विश्वास हो गया है कि तुम मुझे भगवान बना सकते हो। मैंने उसका नाम बदलकर तियानमेंग बिंगकान रख दिया। वह इसे बार बार दोहराने लगा और जितना बोलता उतना ही संतुष्ट होता। इसके बाद उसने सीधे रोशनी के सागर में गोता लगाया और अपनी मूल ऊर्जा को वापस समेटना शुरू कर दिया। मैं सपने से बाहर आया और स्टारडुओ के विशाल जंगल की गहराइयों की ओर देखा। वहां चीजें शायद पूरी तरह बदल चुकी होंगी। मैं बिना रुके तुरंत नोडिंग शहर की ओर भागा। कुछ ही समय बाद जंगल का मुख्य क्षेत्र सचमुच अशांत हो गया। डी तियान को पता चला कि सील के अंदर केवल एक खाली खोल बचा है। हजारों जानवर भागने लगे और भयंकर जीव हरकत में आ गए। उसी समय देवलोक के भावना के देवता रोंग नियनबिंग ने भी नीचे की दुनिया में इस असामान्यता को महसूस किया। अनगिनत जीवों ने एक साथ सपने देखे और भारी भावनाओं की शक्ति ने सीमा को पार कर दिया, जिसने उनकी रुचि जगा दी। और किस्मत से स्टारडुओ के मिश्रित क्षेत्र में कियान रेनक्स्यू ने अभी अभी अपना 5वां आत्मा चक्र अवशोषित किया था। उसके पास मौजूद स्नेक लांस डॉलुओ और पोर्क्यूपाइन डॉलुओ उसे बधाई दे रहे थे, लेकिन मुख्य क्षेत्र से गूंजती ड्रैगन की दहाड़ ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। डी तियान क्रोधित था। आसमान का नीला बैल रास्ता रोक रहा था। स्नेक लांस और पोर्क्यूपाइन डॉलुओ अपनी आत्मा के मालिक को बचाने के लिए भयंकर जीवों का सामना अकेले नहीं कर सकते थे। वे बस पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। कियान रेनक्स्यू मौके का फायदा उठाकर भाग निकली, लेकिन वह नीले बैल के हमले की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल होकर जंगल के बाहर जा गिरी। सुबह होते ही मैं एक सुनसान मिट्टी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। तियानमेंग को पाकर मेरा मूड बहुत अच्छा था और मेरे कदम भी हल्के थे। तभी सड़क किनारे की झाड़ियां अचानक हिलीं। मैंने घास हटाई और देखा कि एक सुनहरे बालों वाली महिला वहां गिरी हुई थी। उसकी सुनहरी पोशाक फटी हुई थी और पीठ पर एक भयानक घाव था। उसकी कलाई पर नीले रंग के रत्नों से जड़ा एक उपकरण था। वह बची हुई है। यह मेरी पहली प्रतिक्रिया थी। दूसरी प्रतिक्रिया यह थी कि इस व्यक्ति की ताकत कम नहीं है और उसका बैकग्राउंड भी बड़ा है। मैंने उसे पलटा और जब उसका चेहरा देखा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बेहद खूबसूरत थी। भले ही उसका चेहरा पीला था और होंठ सूखे थे, फिर भी उसकी स्वाभाविक गरिमा और शीतलता को छिपाया नहीं जा सकता था। तियानमेंग ने मेरे दिमाग में आवाज दी, मोई, तुम सचमुच किस्मत के धनी हो। बस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें एक उच्च स्तर की मानव आत्मा की रानी मिल गई। आत्मा की रानी, सुनहरे बाल। इस उम्र में मेरे दिमाग में तुरंत एक नाम आया, कियान रेनक्स्यू। लेकिन मैंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया कि यह वही है या नहीं। सपने में प्रवेश करते ही सब पता चल जाता। मैं उसे उठाकर जंगल के अंदर ले गया और झील के किनारे एक जगह ढूंढकर उसे लिटा दिया। फिर तियानमेंग को अपनी सुरक्षा करने के लिए कहा। सपने की दुनिया में उस सुनहरे बालों वाली महिला की रोशनी का गोला बेहद विशाल और चमकदार था, जो सचमुच आत्मा की रानी का स्तर था। मैं अंदर गया तो मुझे कोई वयस्क महिला नहीं, बल्कि अंधेरे कोने में घुटनों को पकड़कर रोती हुई एक छोटी बच्ची दिखाई दी। वह बच्ची रोते हुए बार बार कह रही थी, पापा चले गए, माँ को भी मैं नहीं चाहिए। मेरे दिल में पुष्टि हो गई, यह कियान रेनक्स्यू ही थी। मैंने कोई सुंदर सपना नहीं बुना, बस एक चुटकी बजाई ताकि कोमल रोशनी उस अंधेरे को दूर कर सके और वह शांति से बिना सपनों की नींद सो सके। अभी उसका सतर्कता का भाव बहुत गहरा था। ज्यादा कुछ करने से भेद खुल सकता था। सपने से बाहर आकर मैंने उसका इलाज शुरू किया। घाव उसकी पीठ पर थे, जिनमें नीले बैल की विनाशकारी आत्मा की शक्ति बची हुई थी। मैंने उसके खून से सने कपड़ों को थोड़ा हटाया, उन हिस्सों से बचते हुए जिन्हें नहीं देखना चाहिए था। फिर मैंने रिकवरी कैप्सूल निकालकर उपचार की रोशनी छोड़ी।
हरी रोशनी के नीचे घाव साफ तौर पर भरने लगे, लेकिन मेरी आत्मा की शक्ति केवल 13.5 स्तर की थी। बाहरी घाव अभी रुके ही थे कि मेरी ऊर्जा खत्म होने लगी। रात में मैंने कुछ ऊर्जा वापस पाई और इलाज जारी रखने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही मेरी उंगलियां उसकी पीठ को छुईं, कियान रेनक्स्यू ने अचानक आंखें खोल दीं। उसकी आंखों में ठंडक और गुस्सा था, लेकिन जब उसने देखा कि मैं सिर्फ एक बच्चा हूं, तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। मैं तुरंत पीछे हटा और कैप्सूल दिखाते हुए कहा, दीदी, गलत मत समझिए, मैं बस आपका इलाज कर रहा था। आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके घाव अब काफी बेहतर है। कियान रेनक्स्यू ने कुछ पल महसूस किया और उसका भाव शांत हुआ। तुम हीलिंग सिस्टम के आत्मा मास्टर हो, ऐसा समझ लीजिए। मेरी पहली आत्मा शक्ति में ठीक करने का असर है। वह थोड़ी देर शांत रही, फिर अपने उपकरण से सोने के सिक्कों का एक बड़ा ढेर निकाला। शिकार के दौरान मुझ पर एक उच्च स्तरीय भयंकर जीव ने हमला किया था। मैं चाहती हूं कि तुम मेरा इलाज जारी रखो। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम्हें और बड़ा इनाम मिलेगा। मेरी आंखें चमक उठीं। यह पैसा बिल्कुल सही समय पर आया था। मैंने कोई महान बनने का नाटक नहीं किया जो बिना बदले में कुछ लिए मदद करता है। मैं 6 साल का एक अनाथ बच्चा था। पैसे से प्यार करना स्वाभाविक था। चिंता मत कीजिए बड़ी दीदी, मैं आपको पूरी तरह ठीक कर दूंगा। इलाज के बीच में मुझे एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर मौजूद कवच आत्मा की शक्ति के प्रवाह को रोक रहा था। कियान रेनक्स्यू ने अपने होंठ चबाए और आखिरकार आंखें बंद कर ली ताकि मैं उसे हटा सकूं। मैंने जितना हो सके उतनी तेजी और सावधानी से काम किया, बस कवच के हुक को खोला ताकि रोशनी घाव तक पहुंच सके। हरी रोशनी फिर से चमकी और उसकी कोमल शक्ति ने दर्द को कम किया। कियान रेनक्स्यू पहले से ही गंभीर रूप से घायल और थकी हुई थी, इसलिए वह जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। मैंने उसके कपड़े ठीक किए और फिर से उसके सपने में जाकर उसके बुरे सपनों को दबा दिया। यह सब उस पैसे के लिए था, और इस वजह से भी कि वह सचमुच बहुत दयनीय स्थिति में थी। मैंने उसे अच्छे से सोने दिया। अगली सुबह मैं झील के किनारे बैठकर अपनी आंतरिक शक्ति का अभ्यास कर रहा था। नसों में ऊर्जा का प्रवाह और बेहतर हो रहा था। तांग सेन की यह तकनीक सचमुच काम की थी। कियान रेनक्स्यू जब भुनी हुई मछली की खुशबू से जागी तो मैं आग को ठीक कर रहा था। उसने महसूस किया कि वह पहले कभी इतनी शांति से नहीं सोई थी, और उसकी आंखों में मेरे लिए कोमलता आ गई थी। मैंने उसे मछली दी और सहजता से कहा, जब तक आप पैसे देंगी मैं इलाज और खाना दोनों बना सकता हूं। कियान रेनक्स्यू हंस पड़ी और मुझसे पूछा कि क्या मुझे पैसों की बहुत कमी है। मैंने सीधे कहा, पैसा किसे पसंद नहीं होता। उसने फिर मेरे माता पिता और बैकग्राउंड के बारे में पूछा। मैंने कहा कि मैं एक अनाथ हूं जो दूसरों की मदद से बड़ा हुआ है। इस बार मैं यहां अपना पहला आत्मा चक्र पाने आया था। यह सुनकर वह हैरान रह गई कि एक 6 साल का बच्चा अकेले इस खतरनाक जंगल में आ गया। उसे लगा कि यह मौत के मुंह में कूदने जैसा था। उसने प्रस्ताव रखा कि ठीक होने के बाद वह मुझे अपने साथ ले जाएगी और मुझे सबसे अच्छे संसाधन देगी। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन बाहर से मैंने सिर हिला दिया। मुझे वापस नोडिंग जाकर पढ़ाई करनी है। गांव में एक दादाजी है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूं। यह एक बहाना था। जियोवू, ब्लू सिल्वर ग्रास और तांग सेन के बाद के सारे अफसर अभी नोडिंग में मेरा इंतजार कर रहे थे। अभी उसके साथ जाने से मैं बहुत कुछ खो देता। लेकिन यह बात जब कियान रेनक्स्यू के कानों में पड़ी तो उसे लगा कि मैं बहुत वफादार और भावनाओं को अहमियत देने वाला बच्चा हूं। उसने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और मेरा नाम पूछा। मोई। वह थोड़ी रुकी और अपना नाम बताया, किएन एक्स्यू। तुम मुझे एक्स्यू दीदी बुला सकते हो। मैंने मन ही मन आंखें मूंद दी। चलो, नाटक जारी रखते हैं। अगले 2 दिनों तक मैं मछली पकड़ने, खाना बनाने और उसका इलाज करने में व्यस्त रहा। कियान रेनक्स्यू के बाहरी घाव ठीक हो चुके थे, लेकिन अंदरूनी चोटें अभी भी गंभीर थीं। वह अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल जबरदस्ती नहीं कर सकती थी, वरना इसका उल्टा असर होता। तीसरे दिन दोपहर को जब मैं झील के किनारे फल धो रहा था, अचानक एक मीठी और भारी खुशबू हवा में तैरती हुई आई। यह खुशबू नाक में जाते ही खून में गर्मी बढ़ने लगी। कियान रेनक्स्यू पर इसका असर और भी तेज हुआ, क्योंकि वह पहले से ही कमजोर थी। खुशबू अंदर जाते ही उसके पैर लड़खड़ाए और वह सीधे जमीन पर बैठ गई। उसका चेहरा लाल हो गया और आंखें धुंधली होने लगीं। क्यों मो, किसी जीव ने हमें ढूंढ लिया है। तियानमेंग की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। 800 साल की मायावी मकड़ी। इसकी खुशबू दिमाग और ऊर्जा को भ्रमित कर देती है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अभी सिर्फ 13वें स्तर पर है।
बेहतर होगा कि तुम उसे लेकर भागो। तभी सामने की झाड़ियां अलग हुईं और एक बछड़े के आकार की बैंगनी लाल मकड़ी रेंगती हुई बाहर आई। उसकी आठों आंखें सीधे कियान रेनेक्स्यू पर टिकी थीं। मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि मुस्कुराया। शुरुआती गांव में ही मकड़ी के राक्षस से मुकाबला। मैं सचमुच भाग्य का चुना हुआ नायक था। कियान रेनेक्स्यू ने जबरदस्ती अपनी आत्मा की शक्ति को जगाने की कोशिश की, लेकिन ऊर्जा हिलते ही उसका उल्टा असर हुआ और उसके होठों से खून बहने लगा। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। दीदी, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल मत कीजिए। इस मकड़ी को मुझ पर छोड़ दीजिए। उसने कमजोरी से मेरी पीठ को देखा। तुम सिर्फ हीलिंग सिस्टम के आत्मा मास्टर हो, तुम इसके सामने कैसे टिक पाओगे? मैंने अपना हाथ ऊपर किया और एक काला ड्राइवर मेरे सीने के सामने आ गया। किसने कहा कि हीलिंग सिस्टम वाले लड़ नहीं सकते? XX। हरा कैप्सूल खांचे में गिरा और एक तेज रोशनी चमकी। काले रंग का कोहरा ड्राइवर से बाहर निकला और पल भर में मेरे पूरे शरीर को ढक लिया। कियान रेनेक्स्यू की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कैसी आत्मा है? कोहरा छंटा तो मेरे शरीर पर गहरा काला कवच आ चुका था। हरी ऊर्जा की रेखाएं अंगों से होते हुए मेरे सीने पर आकर ठहर गईं। बख्तरबंद योद्धा का रूप पूरी तरह सामने आ चुका था। वह मायावी मकड़ी चीखती हुई झपटी। मैंने एक पैर से जमीन को दबाया और मेरा शरीर एक हरी काली परछाई बनकर तुरंत उसकी तरफ से निकल गया। मेरा दाहिना मुक्का सीधे नीचे की ओर लगा। एक कड़कड़ाती आवाज के साथ मकड़ी का एक पैर टूट गया। उसका बैंगनी हरा खून घास पर गिरा और जमीन को झुलसाने लगा। दर्द से तड़पती हुई उसने अपने मुंह से जहरीला जाल फेंका। मैं एक तरफ हटा और लगातार ड्राइवर को दबाया। हरी ऊर्जा मेरे दाहिने पैर पर जमा होने लगी और एक घूमते हुए ड्रिल का आकार ले लिया। अब यह खत्म हुआ। मैं हवा में ऊपर उछला और पूरा शरीर एक उल्कापिंड की तरह सीधे मकड़ी के सिर की तरफ बढ़ा। धमाके के साथ उस हमले के झटके से आसपास के दर्जनों बड़े पेड़ टूट गए। जब धूल शांत हुई तो वह मकड़ी टुकड़ों में बिखर चुकी थी और उसके शरीर के ऊपर एक पीला आत्मा चक्र तैर रहा था। कियान रेनेक्स्यू ने हिम्मत जुटाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरा आश्चर्य था। तुम इसे हीलिंग सिस्टम कहते हो? लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसके दिमाग में छुपा जहर अचानक फिर से उभर आया। वह एक कराह के साथ कमजोर पड़ गई। उसकी आंखें पूरी तरह भ्रमित हो गईं और वह सीधे मेरी तरफ गिरने लगी। एक्स्यू दीदी। मैंने तुरंत उसे संभाला, लेकिन महसूस किया कि उसके शरीर का जहर सामान्य नहीं था। मैंने रिकवरी रोशनी से उसकी शारीरिक बेचैनी को दबाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस मकड़ी के अदृश्य जाल में जकड़ा हुआ था। सपने की दुनिया की रोशनी पूरी तरह उलझ चुकी थी। तियानमेन की आवाज भी गंभीर हो गई। मोई, यह जहर आधा शरीर में है और आधा सपने में। सिर्फ शरीर को ठीक करने से काम नहीं चलेगा। मैंने दांत भींचे और कियान रेनेक्स्यू को मजबूती से पकड़ा। ड्राइवर फिर से चमक उठा। तो फिर सपने में ही चलते हैं। मैंने एक हाथ ड्राइवर पर रखा और दूसरा हाथ कियान रेनेक्स्यू की गर्म कलाई पर। अगले ही पल अवचेतन का सागर मेरे सामने खुल गया। कियान रेनेक्स्यू के सपने की रोशनी को एक बैंगनी लाल मकड़ी के जाल ने बुरी तरह जकड़ रखा था। उस जाल की गहराइयों में मकड़ी का बचा हुआ जहरीला साया उसकी चेतना के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। मैं बिना किसी झिझक के एक हरी काली रोशनी की किरण बनकर सीधे उस खतरनाक सपने के अंदर कूद गया। इस सपने में न तो कोई झील थी, न पेड़, और न ही वह शांत और शालीन एक्स्यू दीदी। यहां सिर्फ एक सुनहरी इमारत थी जिसे मकड़ी के जालों ने बंद कर रखा था। उसकी बाहरी दीवारें 6 पंखों वाले स्वर्गदूत के परों जैसी थीं, जो कभी पवित्र और चमकदार रही होंगी, लेकिन अब उन पर जहरीला कोहरा छाया हुआ था। छत से लटकते जाले कियान रेनेक्स्यू के सबसे गहरे डरों से जुड़े थे, जैसे किसी ठंडे साय का मुड़कर दूर जाना या किसी की मृत्यु के बाद मार्शल सोल हॉल का वो सूना गलियारा। वह अकेली एक शीशे के सामने खड़ी थी, सुंदर पोशाक में भी दुनिया की सबसे अकेली बच्ची जैसी। वह जहरीला साया इन्हीं यादों पर मंडरा रहा था और उसके पैर सपने की जमीन को झकझोर कर उसकी आंतरिक व्याकुलता और अकेलेपन को बढ़ा रहे थे। इसलिए रिकवरी कैप्सूल भी इसे रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि यह सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि उसकी चेतना को अंदर से खा रहा था। मैं उस इमारत के सामने उतरा। मेरे कदमों से हरी काली ऊर्जा की तरंगें फैलीं, जिससे वह साया तुरंत मुड़ा और उसकी आठों आंखें मुझ पर टिक गईं। एक भारी, दम घुटने वाली मीठी खुशबू मेरी तरफ बढ़ी, जो मेरी चेतना को भी भ्रमित करना चाहती थी। मैंने ठंडी हुंकार भरी और ड्राइवर को दबाया। यहां सपना है और सपनों की दुनिया मेरा इलाका है। मेरे हाथों में हरी ड्रिल ऊर्जा चमक उठी और मैंने एक ही वार से रास्ते के सारे जाले काट दिए। जैसे ही जाले टूटे, इमारत की गहराइयों से कियान रेनेक्स्यू के दर्द से कराहने की आवाज आई, मोई। वह जैसे मुझे पुकार रही थी या मदद मांग रही थी।
मेरा दिल भारी हो गया और मैंने अपनी गति बढ़ाई। वह साया मुझ पर झपटा और उसने अपने मुंह से भारी मात्रा में जहरीला कोहरा उगला। मैं पीछे नहीं हटा। मानसिक जांच के फैलते ही जहर के बहने का हर रास्ता साफ लाइनों में दिखने लगा। मानसिक साझाकरण के जरिए मैंने खुद को कियान रेनक्स्यू से जोड़ा ताकि मेरी चेतना के सहारे उसकी बची हुई समझ स्थिर रह सके। सिमुलेशन कौशल ने मेरे कवच को ढक लिया, जिससे मेरी आभा पूरी तरह छिप गई और ऐसा लगा जैसे मैं सपने का ही कोई ठंडा कोना हूं। जैसे ही वह साया चूक गया, मैं उसके पीछे आ चुका था। राइडर किक। हरी काली ऊर्जा मेरे पैर से फत्ती हुई सीधे उस साय के बीच से पार हो गई। वह साया चीखता हुआ बैंगनी रंग की चिंगारियों में बिखर गया, लेकिन वे चिंगारियां जमीन पर गिरने से पहले ही दोबारा छोटी छोटी मकड़ियों में बदलने लगीं और इमारत के अंदरूनी हिस्सों की तरफ भागने लगीं। तियानमेंग ने मेरे दिमाग में चेतावनी दी, इन्हें चेतना के केंद्र तक मत पहुंचने देना, वरना जागने के बाद वह इस भ्रम को ही सच मान बैठेगी। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने दोनों हाथों से ड्राइवर को पकड़ा। कैप्सूल तेजी से घूमने लगा और अब उसकी हरी रोशनी सिर्फ शरीर को ठीक करने के लिए नहीं थी, बल्कि वह एक बारीक बारिश के रूप में इमारत की छत से बरसने लगी। हर एक बूंद ने एक छोटी मकड़ी को नष्ट कर दिया और रोशनी की हर किरण ने उन जालों के जरिए पुरानी विकृत यादों को फिर से साफ और पवित्र बना दिया। सूने गलियारे का रोना बंद हो गया और शीशे के सामने खड़ी बच्ची ने धीरे से सिर उठाया। उसने देखा कि दरवाजे पर एक हरा काला बख्तरबंद योद्धा खड़ा है। अब वह रो नहीं रही थी, बस हैरानी से मुझे देख रही थी। मैं उसके पास गया, नीचे झुका और धीमी आवाज में कहा, डरो मत, बस एक अच्छी नींद सो जाओ। उस बच्ची ने हाथ आगे बढ़ाया और उसकी उंगलियों ने मेरे कवच को छुआ। अगले ही पल पूरी इमारत सुनहरी रोशनी से नहा गई। बचे हुए सारे जाले उस रोशनी में राख बन गए और गहराइयों में छुपा वह मुख्य जहरीला साया आखिरकार अपने असली रूप में सामने आया। वह केवल एक हथेली के आकार का था, लेकिन किसी सड़ते हुए दिल की तरह घिनौना लग रहा था। वह भागना चाहता था, लेकिन मैंने पैर बढ़ाकर उसे दबा दिया। हरी ऊर्जा के दबाव के साथ एक कड़कड़ाहट हुई और वह साया पूरी तरह नष्ट हो गया। कियान रेनक्स्यू के सपने की सारी बेचैनी और भ्रम किसी लहर की तरह पीछे हट गए। इमारत में फिर से शांति छा गई। वह बच्ची सीढ़ियों के पास आराम से बैठ गई। उसकी सांसें स्थिर थीं और वह गहरी नींद में थी। सपने से बाहर आने से पहले मैंने मुड़कर देखा। उसके पास अब एक कोमल हरी रोशनी का सुरक्षा कवच था, जो कोई नया सपना नहीं, बल्कि उसे दोबारा उस जहर के असर से बचाने वाली एक दीवार थी। असल दुनिया में झील के किनारे कियान रेनक्स्यू के हाथ आखिरकार ढीले हो गए, जिन्होंने मेरे कपड़ों को पकड़ रखा था। उसके चेहरे का लालपन धीरे धीरे कम हुआ और सांसें सामान्य हो गईं। मैं घास पर घुटनों के बल बैठ गया। मेरी आत्मा और मानसिक शक्ति लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। तियानमेंग ने राहत की सांस ली। काम हो गया, तुमने उस मानसिक जहर को पूरी तरह खत्म कर दिया। मैं कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। मैंने तुरंत मुड़कर देखा। उस मरी हुई मकड़ी के ऊपर तैर रहा पीला आत्मा चक्र बिना किसी आत्मा मास्टर के प्रभाव के खुद ही तेजी से कंपन कर रहा था। उसके बीच से एक बैंगनी लाल सुई जैसी रोशनी निकली और सीधे कियान रेनक्स्यू के माथे की ओर बढ़ी। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। बिना सोचे समझे मैं सीधे आगे कूदा और अपनी हथेली को उसके माथे के सामने ला दिया। वह सुई सीधे मेरी हथेली में धंस गई। एक ठंडी और चिपचिपी मानसिक ऊर्जा घाव के रास्ते अंदर घुसने लगी, जैसे वह उस नष्ट हुए साय को दोबारा मेरे सपने में जिंदा करना चाहती हो। मैंने दांत भींचे और जबरदस्ती ड्राइवर को सक्रिय किया। काले रंग की बेल्ट चमक उठी और कैप्सूल तेजी से कांपने लगा। तियानमेंग चिल्लाया, मोई, यह कोई सामान्य अवशेष नहीं है। यह उस मकड़ी के मरने से पहले की सबसे गहरी नफरत का बीज है। मैंने अपनी हथेली में मौजूद उस बैंगनी रोशनी को देखा और मुस्कुराया। वह मेरे सपने में घुसना चाहती थी। यह तो और अच्छा हुआ। मैंने मुट्ठी बंद की और उस ऊर्जा को कसकर पकड़ लिया। मेरे पीछे अवचेतन का सागर फिर से खुल गया। अनगिनत सपनों की रोशनी के गोले एक साथ चमक उठे। वे गोले जैसे उस नफरत के बीज से उत्तेजित होकर मेरे कदमों के पास आकर जमा होने लगे। मैं महसूस कर सकता था कि वह पूरी ताकत से मेरे सपने की गहराइयों में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसी तरह जैसे उसने कियान रेनक्स्यू को जकड़ा था, नफरत, डर और दर्द के जरिए। लेकिन मेरा सपना कोई सूनी इमारत नहीं था, वह एक विशाल सागर था। तियानमेंग द्वारा छोड़ी गई मूल ऊर्जा उस सागर के नीचे तैर रही थी, जैसे ठंडी नीली रोशनियां हो। मेरी हथेली में मौजूद उस बीज ने जैसे ही अपने पैर फैलाने की कोशिश की, सागर की एक ही बड़ी लहर ने उसे हिलाकर रख दिया। तियानमेंग की आवाज उस रोशनी के सागर से गूंजी, बच्चे, घबराओ मत।
इसे सीधे अवचेतन के सागर में खींच लो, यहां मेरी ऊर्जा के सामने यह कुछ नहीं कर पाएगा। मैं मुस्कुराया। पहले बताना था, मैंने उस ऊर्जा को दबाना बंद कर दिया, बल्कि उसे रास्ता दे दिया। वह बैंगनी रोशनी तुरंत बढ़ी और एक छोटी मकड़ी का रूप लेकर मेरी कलाई के रास्ते आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वह ड्राइवर के पास पहुंची, बेल्ट के बीच का हिस्सा अचानक खुल गया। वह कैप्सूल किसी खुली आग की तरह हरी रोशनी चमकाते हुए सीधे उसे देखने लगा। मकड़ी वहीं ठिठक गई। मैंने हाथ बढ़ाकर ड्राइवर को दबाया। अवचेतन के सागर की लहरें तुरंत उठीं और उसने हम दोनों को अपने अंदर समेट लिया। अगले ही पल मैं रोशनी के उस विशाल सागर के ऊपर खड़ा था। नीचे सपनों के अनगिनत टुकड़े थे और ऊपर तियानमेन की विशाल नीली परछाई बन रही थी। वह मकड़ी आखिरकार समझ गई कि कुछ गलत है और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ से सपनों की रोशनी ने उसे घेर लिया था। मैंने उसे अपने सामने उठाया और धीमी आवाज में कहा, अभी तुम उसे नुकसान पहुंचा रही थी और अब मेरे सपने में घुसना चाहती हो। तुमने गलत इंसान चुन लिया। उसने तीखी